वेलकम टू ऑल आर चैनल मुफ्त शिक्षा। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। जैसे कि दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 दिन बीत चुके हैं और कई सारे स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका 80 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में भी और प्री बोर्ड एग्जाम में भी, तो उसकी तैयारी अच्छे से करिए। कई बच्चे आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि प्रोजेक्ट फाइल बनाने में ज्यादा बिजी हैं। प्रोजेक्ट फाइल 20 मार्क्स की आएगी, अगर आप 20 मार्क्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो आप अपनी परसेंटेज खराब कर लेंगे। आपका जो रिटन एग्जाम है वो 80 मार्क्स होने वाला है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर आपका रिटन अच्छा हुआ प्री बोर्ड में तो आपका जो टीचर है वो आपके रिटन परफॉर्मेंस को देखकर ही आपको इंटरनल में मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आप आपके प्रोजेक्ट फाइल के पीछे ही पड़े रहेंगे और प्री बोर्ड में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो फाइनल बोर्ड के एग्जाम में जो आपको इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं उसमें आपका टीचर, आप कितनी भी अच्छी फाइल बना लीजिए, आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके रिटर्न परफॉर्मेंस ही आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेगी। खुद सोच के चलिए कि अगर एक परसेंटेज में से 80% रिटर्न पे डिपेंड है और 20% इंटरनल पे, तो आप कहां ज्यादा गेन कर सकते हैं, 20% पे या 80% पे? आपके पास ज्यादा चांस 80% पे गेन करने के है ना, क्योंकि 20% के लिए आप कितनी तैयारी कर लो, हद हद पार आपको 18-19 मिल जाएंगे। क्या 18-19% से आप पास हो जाओगे? नहीं, आपको पास होने के लिए भी 80% पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, रिटन एग्जाम की तैयारी करिए, प्री बोर्ड में रिजल्ट इतना अच्छा बनाइए ताकि आपका जो टीचर है वो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपके इंटरनल में ज्यादा बिना मेहनत किए भी आपको मार्क्स दे, क्योंकि एक टीचर को भी अपने रिजल्ट की टेंशन होती है। अगर आपका रिटर्न रिजल्ट ज्यादा अच्छा है तो आपका इंटरनल के मार्क्स की जिम्मेदारी आपके टीचर की होती है। तो ज्यादा घबराइए मत, प्रोजेक्ट फाइल के पीछे मत पड़िए। जैसे कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक खत्म करा चुका हूँ, उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, तो वो तो आप उस बुक की तो टेंशन बिल्कुल भूल जाइए। एग्जाम से पहले एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे, वन शॉट वीडियोज में उसको क्लियर करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जैसे कि हम तीसरी यूनिट पे आ चुके हैं, हमने नेशनल इनकम कर ली है, मनी एंड बैंकिंग कर ली, दोनों के एग्जाम की प्रिपरेशन एमसीक्यूज भी हमने कर चुके हैं। और हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड पढ़ ली थी। एग्रीगेट डिमांड 5 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होती है और 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होती है, हमने पढ़ लिया था। 5 सेक्टर में क्या क्या होता है आपका, प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए, जिसको हम अगर कंबाइन कर दे तो एक सेक्टर बनता है नेट एक्सपोर्ट, जिसे फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आपका एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई किसके कुल होती है, नेशनल इनकम के, पढ़ा था हमने, है ना। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई है किस पे बेस्ड हो जाती है, कौन से मेथड पे बेस्ड होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड जो नेशनल इनकम का, उस पे बेस्ड होती है। और एग्रीगेट डिमांड किस पे बेस्ड होती है, आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड था, एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। ऐसे ही अगर आप एग्रीगेट डिमांड निकालते हो तो वो भी आपकी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलती है। जैसे कि फॉर्मूले को हमने कंपेरिजन किया था कि जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें 5 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसमें से हमने क्या किया, जब इकोनॉमी को 2 सेक्टर में कन्वर्ट किया तो आपका फॉरेन सेक्टर और आपका गवर्नमेंट सेक्टर हट गया, तो बचा क्या वहां पे, कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या फिर हाउस होल्ड बोल लो, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट, जो किसके को आ गया था, एग्रीगेट डिमांड के। और एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा था, अभी मैं आपको एक बार रिव्यू दे दूंगा, रिव्यू देख लेंगे हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ताकि रिवाइज हो जाए, ताकि आगे के टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए। फिर हमने उसके बाद ग्राफ पढ़ लिया था, ग्राफ के अंदर हमने कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ा। कंजम्पशन फंक्शन में ऑटोमोनस कंजम्पशन को पढ़ा आपने, कि जब आपकी इनकम जीरो होती है तब भी आप कंज्यूम करते हैं, तो कैसे करते हैं, या तो पिछली सेविंग की यूज करके या फिर उधार लेकर, जिससे हम बोल सकते हैं कि आपकी इनकम माइनस में चली जाएगी। इनकम कभी भी जीरो हो सकती है लेकिन आपका कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा। आप कमाइए मत कमाइए, लेकिन जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खाने के लिए तो इंतजाम करेंगे ही। इसलिए कहते हैं कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है। उसके बाद आपने एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन पढ़ा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन पढ़ा। एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन में आपने देखा कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन होता है वो आपका कंजम्पशन और इनकम का रेशियो होता है। ये शो करता है कि आप अपने इनकम का कितना परसेंट या कितना पार्ट कंजम्पशन पे यूज कर रहे हैं। और एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकम जीरो होने पे भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे, इसलिए वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूं इन सब का, जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। देखिए, और सबसे पहले रिव्यू देने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा बताता हूं, कि अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए,
जिससे कि आप हमारी वीडियो पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। बार बार आपको यूट्यूब खोलना नहीं पड़ेगा, बार बार मुफ्त शिक्षा को सर्च करना नहीं पड़ेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट को या क्यूआर कोड के स्क्रीनशॉट को आपके किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ठीक है, और पेटीएम हो गया, स्कैनर हो गया, डॉक्यूमेंट स्कैनर हो गया, या जितने भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं आपके फ़ोन में जो स्कैन करते हैं, अगर आप में से किसी भी स्कैनर एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होने से बचेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपना पढ़ाई का एक्सपेंस नहीं उठा सकता, या उसके घर वाले उसको पढ़ाई करने का एक्सपेंस नहीं उठा सकते हैं, उसको कोचिंग की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट चाहिए स्टडी में, स्कूल से नहीं पढ़ पा रहा क्लियर, तो आप उसके साथ ये क्यूआर कोड शेयर कर दीजिए। अगर आपके एक शेयर से उसके जीवन में कुछ चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, तो मैं सोचता हूँ कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि किसी के जीवन में बदलाव अगर आपके एक स्टेप से आता है तो आप वो स्टेप जरूर लेंगे। और इस स्टेप में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सबसे बढ़िया, अगर आपका खर्च हो रहा होता तो दिल को दर्द होता आपके, लेकिन खर्च तो हो ही नहीं रहा, दिल को, जेब को किसी को दर्द नहीं हो रहा है। आप इतना सोशल मीडिया चलाते हैं, इतनी फालतू की मीम शेयर करते हैं, इतनी फालतू की वीडियो शेयर करते हैं, तो एक ज़रूरतमंद चीज़ शेयर कर दोगे तो भगवान भी आपको देखेगा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो जब आप कभी मुश्किल में पड़ेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, आप जैसा करते हैं ऐसा भरते हैं। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो जिस दिन आप मुसीबत में फंसेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर किसी को भेजेगा आपकी मदद के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं। मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं, आप इस क्यूआर कोड को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने पढ़ लिया था कल क्या, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था कल हमने। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि पॉइंट्स जो रिमेंबर करने लायक हैं, उसमें रिमेंबर करने लायक पॉइंट क्या थे कि हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक टोटल वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स और सर्विस की टोटल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि प्लान की गई होती है बॉट करने के लिए ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हर सेक्टर के इकोनॉमी के हर सेक्टर में एक गिवन पीरियड, गिवन लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक अकाउंटिंग ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो एक गिवन पीरियड हो गया और उस पर एक गिवन लेवल इनकम पर इकोनॉमी के सारे सेक्टर के अंदर हम जो फाइनल गुड्स और सर्विस को बॉट करना चाहते हैं उनका सबका टोटल क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। उसके बाद बोल रहा है एडी रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर, और एडी जो एग्रीगेट डिमांड है टोटल एक्सपेंडिचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, सर्विस और गुड्स जितने हैं सबका टोटल इंक्लूड कर रहे हैं, तो सबके ऊपर हम खर्चा ही तो करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर को भी शो करता है, किसके, गुड्स और सर्विस की, इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पिछले ब्रीफ में समझना तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट क्या होता है एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी से डिनोट करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट, जिसको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसको अलग अलग भी ले सकते हो, और एक साथ लोगे तो एक फैक्टर 4 फैक्टर बन जाएंगे, अलग लोगे तो 5 फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये कितने सेक्टर बन गए, ये 1 2 3 4 सेक्टर बन गए। लेकिन अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें से 2 सेक्टर को हटा दिया जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा एडी इक्वल्स टू कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड प्लस में इन्वेस्टमेंट, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई जो होती है ना इक्वल होती है नेशनल इनकम के। और जैसे कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर टोटल करते हैं सर्विस और किसका, गुड्स का, ऐसे इसमें सर्विस और गुड्स का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जो हमने प्लान किया प्रोड्यूस करने के लिए, और पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी यूनिट है प्रोड्यूसिंग यूनिट, उनका फाइनल गुड्स और सर्विस का टोटल करेंगे, वो होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई होती है किसकी कुल होती है, नेशनल इनकम के, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको सेल करोगे तो इनकम तो आएगी। और 2 सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई किसकी कुल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्योंकि आप इनकम में से या तो उसको कंज्यूम करने के लिए यूज करोगे इनकम को, या फिर उसको सेव करोगे। तो एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल हो गई आपकी, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्रीगेट सप्लाई को अगर आपको शो करना है तो मैंने बताया एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होती है, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो अब आप एक देखो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला में पीछे ये पढ़ा C+S,
और यहाँ एग्रीगेट सप्लाई को हम बोल रहे हैं नेशनल इनकम के इक्वल है। अगर ये हटा दे तो ये नया फॉर्मूला क्या निकल के आया है, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस में सप्लाई, है ना। नेक्स्ट देखो कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकल के आता है, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और कंज्यूमर की इनकम के बीच जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो कैसे कंज्यूम करता है, इसके रिलेशनशिप को ही कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। सी आपका कंजम्पशन फंक्शन को शो कर रहा है, एफ रिलेशनशिप को शो कर रहा है और वाई नेशनल इनकम को देखो दिखा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सी, वाई आपका नेशनल इनकम है और एफ फंक्शन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, के इनके बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन भी मैंने कल समझाई थी कि ये कंजम्पशन फंक्शन एक्सपेंडिचर है, इसके अंदर एक ऑटोमोनस कंजम्पशन जो कि कब होता है, जब आपकी इनकम जीरो हो तब भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद जब इनकम बढ़ जाती है तो हम ये करते हैं। ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन का मतलब है कि आप अपनी इनकम का कितना मार्जिन खर्च करते हैं। तो ये एक प्रोपेंसिटी है, ये क्या है आपकी, वो बोल सकते हैं आप इसकी डेंसिटी है, या बोल सकते हो कि आपकी एक हैबिट है कि आप कितना खर्च करते हो अपनी इनकम का इसके ऊपर, ठीक है, कितना परसेंटेज खर्च कर रहे हो। तो ये एमपीसी ये बताता है कि आपकी हैबिट कितनी है, या आप रेगुलरली आपने एक वो रूटीन बना रखा है कि आप अपनी इनकम का इतना खर्च करोगे। तो ये एमपीसी उस रेशो को शो करता है। तो ये वाई में से उस रेशो को कैलकुलेट, मान लो आपकी इनकम 10,000 है और आपका उसने आपका जो रेशो है आपका कंजम्पशन में खर्च करने का वो ये है कि आप अपनी इनकम का 40% खर्च कर देते हो, तो आपका एमपीसी क्या होगा, 0.4 हो गया ना, क्योंकि उसने आपका रूटीन ये है कि आप अपनी इनकम का 40% खर्च करते हो, ठीक है। उसके बाद ऑटोमोनस कंजम्पशन, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑटोमोनस कंजम्पशन, सी बार को अब यहाँ पे बता रखा है, ये देखो ये इस पे ऐसे आएगा, ये डबल लिखा हुआ तो कटवाया था मैंने। डज नॉट चेंज बोल रहा है, ऑटोमोनस कंजम्पशन कभी भी चेंज नहीं होता, किससे चेंज, इनकम चाहे कितनी बढ़ जाए लेकिन ऑटोमोनस कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आपके पास पैसा हो ना हो, आप जीने के लिए जितना खाते हो उतना तो खाएंगे ही ना, तो ऑटोमोनस कंजम्पशन कभी भी चेंज नहीं होता। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल, जब खर्चा जीरो लेवल पे हो और तब आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑटोमोनस कंजम्पशन, ठीक है। ये आपको रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरा देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द डेंसिटी, बोला प्रोपेंसिटी बता रहा था ना, ये आपकी टेंडेंसी होती है, मैंने बोला हैबिट होती है कि आप अपनी इनकम का कितना खर्च करते हो, ये टेंडेंसी है, ठीक है, कि आप कितना खर्च करते हो, तो वो आप कहलाती है प्रोपेंसिटी। अब वो मार्जिन प्रोपेंसिटी हो गई कि आप कितना मार्जिन खर्च करते हो, और एवरेज में देखोगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रोपेंसिटी दो तरह की होती है, एक तो होती है एवरेज प्रोपेंसिटी, एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एवरेज में मतलब हो कि आप अपनी टोटल इनकम का टोटल कंजम्पशन पे क्या खर्च कर रहे हो, फिर मार्जिन प्रोपेंसिटी में क्या आपकी जो इनकम है उसका कितना परसेंट खर्च कर रहे हो, वो हम एमपीसी से निकालेंगे, ठीक है, कितना परसेंट खर्च कर रहे हो, और यहाँ एवरेज कितना पार्ट खर्च कर रहे हो। अब बोल रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होती है, आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आप अपनी इनकम से डिवाइड कर दोगे कंजम्पशन को, तो उससे आपके निकल के आएगी एवरेज प्रोपेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फिर हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ मैंने आपको बताया था कि ये आपकी इनकम लाइन होती है, स्टेट जाती है जो बढ़ती जाती है, और इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, पीछे पढ़ लिया हमने, ये इनकम डिनोट कर रहे हैं, या आपका एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन शो कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी ये देखो ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ पे जो आपकी इनकम जीरो है, तो ये पॉइंट आपको ऑटोमोनस कंजम्पशन की, इनकम जीरो होने पे आप इतना कंज्यूम करोगे, फिर जैसे आपकी इनकम बढ़ी ऐसे आपका कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो गया। अब जहाँ आपकी इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, है ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा जो कंजम्पशन है अब वो कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हम ज़्यादा कमा रहे तो ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, खाने पीने की कंजम्पशन की तो एक लिमिट होती है ना। तब फिर जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है और कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन एक्सपेंस कम हो जाता है, तो ये जो हिस्सा आता है ये हमारा क्या होने लग जाता है, ये हमारा सेव होने लग जाता है, या तो उसको सेविंग बोल लो या इन्वेस्टमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा सेविंग हो गई। अब हमारी इनकम और जहां हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या करती है, कट करती है, क्या करती है, एग्रीगेट सप्लाई बोल लो या एग्रीगेट डिमांड बोल लो, जहां पे भी क्या करती है, कट करती है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई बोलो या इनकम बोलो एक ही बात है। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे हमारी क्रॉस करेगी वो हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि हम अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कि हम इनकम भी अच्छी खासी कमा रहे हैं और अपना डिमांड भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो फिर हमने उसके बाद देख लिया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे एपीसी के, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए थे कि एपीसी
इज मोर देन 1, जब एपीसी 1 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है इनकम से। ठीक है, तो ये कंडीशन कहाँ पे थी, देखो कंजम्पशन ये रहा है ना, और इनकम कहाँ है, ये रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज़्यादा है ना यहाँ इनकम से, इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, मोर देन 1, एपीसी क्या होगा, मोर देन 1। फिर नेक्स्ट देखो, बोला एपीसी इक्वल्स टू 1, एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगी। ये देखो ग्राफ में, देखो ये यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है, ये एपीसी मोर देन 1 है। ये जो कंडीशन है आपकी, ये एपीसी इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन और आपका इनकम दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये क्या है, ये जो हिस्सा आ रहा है यहाँ पे, एपीसी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, ये देखो एपीसी लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट से भी ऊपर जा रहे हैं, कंजम्पशन आपका कम है और इनकम आपकी ज़्यादा है। उसके बाद एक आता है एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, फिर एपीसी गिरना शुरू हो जाएगा। देखो ये रहा आपका, फिर इसके बाद क्या होगा, ये गिरना शुरू होगा ना, क्योंकि इनकम बढ़ती जाएगी, इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि एवरेज आपका गिरना शुरू हो, क्योंकि कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा ना फिर एक पॉइंट बाद आपका। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमने पढ़ा कि एपीसी नेवर बी जीरो, एपीसी जीरो क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमोनस कंजम्पशन। देखो क्योंकि आप हमेशा कंजम्पशन करोगे ही करोगे, ये इसकी वजह से एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, इनकम बेसिक जीरो हो जाए, कंजम्पशन तो होगा ही होगा, है ना। नेक्स्ट देखें, अब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आज का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी क्या होता है। ठीक है, एमपीसीडीसी वैसे तो मैंने बता दिया आपको, नॉर्मली एमपीसी क्या होता है, एमपीसी एक टेंडेंसी है, मार्जिनल टेंडेंसी है किसकी, कि आप अपनी इनकम का कितना खर्च करते हो, ये कौन बताता है, एमपीसी बताती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर कितना चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इनकम, वो आपका क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, कि ये एक तरीके का रेशियो है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कर्व एक तरीके का रेशियो है। कैसा रेशियो है, ये चेंज दिखाता है आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, किसकी वजह से, आपकी इनकम की वजह से, कि आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, ये कौन शो करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इतना सा समझो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंजम्पशन है वो रेशियो शो करता है किसका, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला दे दिया कि चेंज इन कंजम्पशन, ये आपका चेंज, इसको चेंज का सिंबल बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं वैसे से, चेंज इन सी यानी चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम यानी कि चेंज इन वाई। तो ये फॉर्मूला है आपका किसका, एमपीसी का फॉर्मूला है आपका, है ना। अगर ऐसे लिखना तो साइड में लिख सकते हो, आपका फॉर्मूला होगा ये, किसका फॉर्मूला है, एमपीसी। ठीक है, उस अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अबाउट एमपीसी, जैसे कि एपीसी के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पढ़े थे, एमपीसी के बारे में भी पढ़ेंगे भाई इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, एमपीसी की जो वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 से 1 क्यों बता रहा है, क्योंकि इनकम 0 भी होती है ना, बताया ना मैंने। तो अभी ये रेशियो किस पे डिपेंड है, इनकम पे तो डिपेंड है। तो जो एमपीसी उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। बट इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर सारी की सारी इनकम ही कंज्यूम कर ली जाए, देन आपका क्या होगा, एवरेज कंजम्पशन इक्वल्स टू एवरेज इनकम, यानी कि सारी कंजम्पशन और सारी इनकम क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मेकिंग एमपीसी 1, अगर आपकी एवरेज कंजम्पशन और एवरेज इनकम बराबर हो तो इसका मतलब आपका जो क्या है, एमपीसी जो आपका रेशियो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो, यानी कि चेंज जो इक्वली आ रहा है, मान लो इसमें भी 4 का चेंज आया, इसमें भी 4 का चेंज आया, काट के आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अब देखो, however if entire additional income is saved then AC equals to 0, और अगर आपकी सारी इनकम आप सेव ही कर लो तो इसका मतलब आप खर्च नहीं रहे ना, तो आप खर्च नहीं रहे तो इसका मतलब आपका कंजम्पशन क्या हो गया, 0 हो गया, आपने सारा पैसा तो सेव कर लिया, मेकिंग एमपीसी 0। तो इससे एमपीसी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने, एमपीसी होता क्या, आप एमपीसी ये दिखाता है कि आप अपनी इनकम का कितना कंजम्पशन पे खर्च करते हो, अब आपने कंजम्पशन पे खर्च ही नहीं करा तो एमपीसी भी क्या हो जाएगा, 0। तो एमपीसी 1 कब होगा, जब आप अपना सारा इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं, और एमपीसी 0 कब होगा, जब आप अपनी सारी इनकम सेव कर लेते हैं, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ,
क्या आप कमेंट में भी पूछ सकते हो हमसे, आपको जवाब दिए जाएंगे आपके डाउट्स के, ठीक है। और आपके पास एक और अनदर ऑप्शन है, आप हमारे वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर आपके डाउट पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपके डाउट क्लियर ना किए जाएं, ठीक है। और अगर आपके एक्स्ट्रा कोई ऐसा डाउट है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, वेबसाइट पे बताइए, www.muft.shiksha वेबसाइट है हमारी, उस पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम हमने बना रखा है एक सेपरेट, उसके अंदर आप जाके आपके डिमांडेड टॉपिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आपके डाउट भी पूछ सकते हैं। आप अगर कोई टॉपिक की डिमांड करते हैं तो उसकी वीडियो भी हम अलग से बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेविंग फंक्शन क्या है। अब हमने कंजम्पशन फंक्शन तो पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन क्या है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या शो कर रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन था, ऐसे यहाँ सेविंग एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होगा कि आपका इनकम और सेविंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो दिखाएगा, है ना। यहाँ पे वही दिख रखा है, फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में आपका जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको कौन शो करता है, सेविंग फंक्शन। ये एस आपका सेविंग हो गया, एफ रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शनल रिलेशनशिप, और वाई आपका नेशनल इनकम। इक्वेशन अगर बनाते हैं सेविंग की, जैसे कि हमने कंजम्पशन की इक्वेशन बनाई थी, है ना, तो ऐसे सेविंग की भी बनेगी। सेविंग इनकम कैसे बनेगी कि आपका देखो, एक ये ऑटोमोटिव कंजम्पशन तो आएगा, क्योंकि जब मैंने बोला आपकी इनकम जीरो है तभी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहोगे, आपका पिछला कुछ रखा हुआ सेविंग वही ना, इसका मतलब सेविंग के अंदर आपको ऑटोमोटिव कंजम्पशन भी आ गया, क्योंकि आप सेविंग का पैसे तो यूज कर रहे हो ऑटोमोटिव कंजम्पशन के अंदर, तो इसका मतलब सेविंग का पार्ट क्या है, ऑटोमोटिव कंजम्पशन तो है ही है। दूसरा एमपीएस, जैसे एमपीसी था ना कि आप इनकम का कितना पैसा कंज्यूम कर रहे हो, ऐसे इनकम का कितना पैसा सेव कर रहे हो, तो ये टेंडेंसी है किसकी, सेविंग की टेंडेंसी है। एमपीएस क्या शो करता है, तो एमपीएस इज द टेंडेंसी ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ मच यू आर सेविंग फ्रॉम योर इनकम, कि आप कितना अपनी इनकम से सेव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ बता दिया, एस आपका सेविंग है, एफ फंक्शनल रिलेशनशिप है, और वाई नेशनल इनकम है, ठीक है। तो एमपीसी टेंडेंसी तक कंजम्पशन कितना कर रहे हो, और एमपीएस टेंडेंसी कि आप सेविंग कितना कर रहे हो, ठीक है। वाई तो आपको पता ही है नेशनल इनकम है। इन फॉर्मूलेस को याद रखना है क्योंकि इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव इज द टेंडेंसी। अब ये डेफिनेशन बता रहा है कि एमपीएस की डेफिनेशन क्या है, एमपीएस की डेफिनेशन, टेंडेंसी टू सेव अ पार्ट ऑफ इनकम, इट इज ऑफ टू टाइप बोल रहा है। जैसे कि आपका एमपीसी टेंडेंसी थी ना कि कंजम्पशन आप कितना कंज्यूम करने के लिए यूज कर रहे हो इनकम का, ऐसे ही सेविंग का भी आप कितना सेव कर रहे हो इनकम का, इसके भी दो टाइप हैं, या तो एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग होगी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग होगी। जैसे कंजम्पशन में था एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, ऐसे सेविंग में है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है, यह रेशियो दिखाता है इनकम और सेविंग के बीच कि आप अपने इनकम का कितना पार्ट सेव करते हो, ठीक है। देखा ना, रिफर टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, कि आप अपने कितना सेव करते हो एज पर करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, एपीएस निकालने के लिए आपको सेविंग को डिवाइड करना इनकम से, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, एपीएस का। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको कंजम्पशन के फॉर्मूला याद हो गए तो सेविंग के बस वही है, सी की जगह आपको एस कर देना है, सेम बाकी सारे सेम फॉर्मूले वही है एज इट इज, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, देखो नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीएस। एपीएस के बारे में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे हमने एपीसी के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़े थे, अब एपीएस क्या होगा उसका अपोजिट चलते रहो बिल्कुल। एपीएस कैन नेवर बी वन, एपीएस कभी भी वन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी इनकम का सारा पार्ट क्या कर दो, सेव ही कर लो, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि आप कंजम्पशन तो करोगे ही ना। एक तो पहली बात ऑटोमोटिव कंजम्पशन चल रही है जिसकी वजह से आपकी इनकम माइनस हो जाएगी। अब जैसे आप कुछ अर्न करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, जो माइनस इनकम है उसको प्लस करोगे, तो जैसे ही माइनस इनकम को प्लस करोगे आपकी इनकम स्पेंड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो अगर पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग वन उसी कंडीशन में होगी ना जब आप एक रुपया भी खर्च नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, आप सरवाइव करने के लिए कुछ पैसा तो खर्च करोगे ही ना, तो सारी की सारी इनकम सेव कभी भी नहीं होगी, तभी लिख रहा है एपीएस कैन नेवर भी वन। क्योंकि एपीएस को वन करने के लिए एपीएस निकालने का फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, क्या होता है, सेविंग अपॉन में इनकम,
अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए कि ये 10 है तो ये भी 10, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता ना। आप इसमें से कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे ही, क्योंकि सरवाइव करना है आपको, है ना। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन वन, और वन से ज्यादा भी नहीं हो सकते। क्यों? अरे जितना पैसा आपके पास है उसमें से कुछ तो खर्च कर ही लिया आपने एक कंजम्पशन में, ठीक है। फिर आप सेव कितना करोगे? उसी का बचा हुआ पार्टी तो करोगे। तो कभी भी ऊपर जो अमाउंट आएगा आपका सेविंग का, वो इनकम से ज्यादा तो आ ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए ना ये वन होगी और ना ही वन से ज्यादा होगी। देखो फिर से यहाँ फॉर्मूला बना दिया ना, कैसे? नेट इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ही ना, क्योंकि ये जो कंजम्पशन फंक्शन है इसका फॉर्मूला ये होता है ना, कि आप ये बेशक मत करो, ये तो करोगे ही, और ये करने से आपकी इनकम माइनस में जाएगी। फिर जैसे आप कुछ कमाओगे इसको प्लस करना पड़ेगा, तो आपकी इनकम खर्च हो जाएगी। फिर बचा हुआ आपका पास जाएगा किसमें? सेविंग में जाएगा, है ना। फिर बोल रहे एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने जितना पैसा कमाया सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, तो एपीएस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एट ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपकी नेशनल इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे आपकी जो सेविंग है वो क्या होती है? सेविंग होती है आपकी जीरो, है ना। क्योंकि आपने जितना पैसा कमाया उतना पैसा खर्च दिया तो बचाया ही कुछ नहीं, तो सेविंग क्या हो गई? जीरो हो गई। और ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी सेविंग जीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा? बताया ना मैंने कि अगर आप कुछ नहीं कमा रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऑटोमोटिव कंजम्पशन तो करोगे, तो आपका पहले का जो पैसा पड़ा उसी को यूज कर लोगे। तो पहले की सेविंग को आपने कम कर दिया ना, इसका मतलब पिछले मंथ आपके पापा ने 10,000 सैलरी कमाई, अगले महीने उनकी नौकरी छूट गई, तो अगले महीने उन्होंने कुछ नहीं कमाया, तो पिछले महीने जो उन्होंने सेव करा था और उसी सेविंग को निकल के इस महीने खर्च कर रहे हैं, तो पिछले महीने की जो सेविंग अमाउंट थी अब वो खर्च करोगे तो वो अमाउंट जो सेविंग का क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरने का मतलब सेविंग किस में चली जाएगी? माइनस में चली जाएगी, है ना। एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन, जब आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर ना हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर बराबर ना हो, तो उससे नीचे जो भी होगी वो सारी सेविंग क्या होती है? नेगेटिव। एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम, जब आपका कंजम्पशन का खर्चा ज़्यादा हो आपकी इनकम से, तो आपका जो सेविंग है यानी एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग है जो वो क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम, और जो आपकी सेविंग है वो कैसे बढ़ती है? इनकम के बढ़ने से। आपने देखा होगा ना, सेविंग भी आपकी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही आती है, क्योंकि जैसे आप जितना कंज्यूम करना उतना कमा रहे हो, फिर उससे जैसे ही ज्यादा कमाते हो आप सेव करना शुरू कर देते हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आपकी सेविंग नेगेटिव होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आपकी सेविंग पॉजिटिव होती है, याद रखना, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी यानी एमपीएस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बता दिया। एपीएस का था जैसे वैसे ही एमपीएस का होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू बी सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज। अब एपीएस में क्या होता है कि कितना है टोटल इनकम का, कितना टोटल आप सेव कर रहे हो, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनकम कितनी बड़ी और फिर उसके बाद आप उसमें से कितना सेव कर रहे हो, है ना, कि आप पहले कितना सेव कर रहे थे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल 10,000 इनकम थी तो आप 4,000 सेव कर रहे थे, है ना। अब आपकी इनकम 12,000 हो गई, तब आप 6,000 सेव करो। तो अब आपको ये देखना है कि पहले 4,000 पे कर रहे थे, है ना, अब आपकी क्या हुई है? 2,000 क्या बढ़ गई? सेविंग बढ़ गई, आपने मार्जिन, और इनकम भी आपकी क्या बढ़ गई? 2,000। तो अब यहाँ पे इस केस में आपका एमपीएस क्या आ गया? 1, कि आपकी इनकम में कितना चेंज आने से आपने आपकी सेविंग में कितना चेंज किया, यानी कि चेंज चेंज का रेशियो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग है, और टोटल जितनी इनकम बढ़ रही है उसमें से आप कितना टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, तो वो हो गया आपका एवरेज। जब टोटल के रेशियो निकालते हैं तो एवरेज होता है, और जब आप चेंज का रेशियो निकालते हैं तो वो मार्जिनल होता है, ठीक है। तो देखो बोल रहा है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम इट कांट बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मार्जिनल जो है कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा तभी आप सेविंग करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो एमपीएस निकालने का फॉर्मूला चेंज इन सेविंग इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज और सेविंग में जो चेंज आएगा वो आपका क्या होगा? एमपीएस,
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 to 1। अब एमपीएस भी 0 से 1 होगा, या तो आपकी सेविंग, जो आपका सेविंग का जो चेंज है, या तो आपकी सेविंग में चेंज नहीं आएगा बिल्कुल भी, या हो सकता है कि इनकम में जितना चेंज आ रहा है उतना ही सेविंग में चेंज आए, है ना। तो 0 से 1 के बीच में ही होगी। अब बोला है इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जितना भी आपने एडिशनल कमाया अगर सारा ही सेव कर लिया, कंजम्पशन में नहीं खर्च करा, इन सच अ केस आपकी जो है एवरेज सेविंग इक्वल हो जाएगी एवरेज इनकम के, देन एमपीएस इक्वल्स टू 1, यानी कि आपने जितना इनकम कमाई थी उतना का उतना क्या कर लिया, सेव कर लिया, है ना, सारा सेव कर लिया ना। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि आपकी इनकम पहले 10,000 थी तो आप 4,000 सेव कर रहे थे, जैसे आपकी इनकम 12,000 हुई आप 6,000 सेव कर रहे हो, तो इनकम 2,000 बढ़ी और आपने 2 का 2,000 क्या कर लिया, सेव कर दिया। उस केस में क्या होगा, आपका जो एमपीएस है वो क्या हो जाएगा, 1, निकल के दिखाते ना अभी मैंने, है ना। नेक्स्ट, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, और अगर आपकी एंटायर एडिशनल इनकम, जैसे कि 10,000 आपकी पहले इनकम थी, 4,000 आप सेव कर रहे थे, अब आपकी इनकम 12,000 हो गई, अब भी आप 4,000 ही सेव कर रहे हैं, इसका मतलब जो 2,000 आपकी इनकम बढ़ी वो आपने किस में खर्च कर दी, कंजम्पशन पे। तो उस केस में क्या होगा, आपकी सेविंग में तो कोई भी चेंज नहीं आया, है ना, और इनकम में चेंज आ गया। इस केस में क्या होगा, आपके आंसर क्या आएगा, 0। तो यानी कि आपकी जो एवरेज सेविंग होगी इस कंडीशन में वो क्या होगी, आपकी 0। और इस केस में एमपीएस भी क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि आपको सेव ही नहीं कर रहे ना, आप जितनी इनकम बढ़ी आपने वो सारा क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन और एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1, बोल रहे एपीसी और एपीएस का सम इक्वल टू 1 होगा। क्यों यार, आप कितना एवरेज खर्च कर रहे हो और कितना एवरेज सेव कर रहे हो, दोनों को मिला दोगे तो आपकी इनकम ही तो आएगी ना निकल के। तो जब आपकी इनकम ही निकाल, आप किसी एक यूनिट का ही 2 पार्ट हैं तो उनको टोटल करने से 1 आएगा ही आएगा, है ना। तो यही दिखा रहा है, द सम ऑफ एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1, इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर वी नो। और प्रूव करके भी दिखा रखा, देखो कैसे, कि आपके नेशनल इनकम जो है उसके 2 ही पार्ट होते हैं, या तो आप कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया आपके इनकम से, इन सबको डिवाइड कर दे रहे हैं इनकम से। ठीक है, हमने इसको, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, अगर हम पूरे फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो हमने सबको डिवाइड किया, देखो सबके नीचे वाई डाल दिया। अब ये जो है भाई साहब, वाई से वाई कट के क्या आ गया आपका 1। अब कंजम्पशन अपॉन अगर आप इनकम करते हो तो आपका निकल के आता है एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, तो ये यहाँ से निकल के आया एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन। और ऐसे आप सेविंग को अगर इनकम से डिवाइड करते हो तो आपको निकल के आता है एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग, यही आपने पीछे पढ़ा। तब आप देखो खुद ही दिख रहा है, प्रूव हो गया ना, कि अगर एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन को सम करें एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग से तो उसका सम आएगा 1। वही चीज़ मैं पहले बताई थी, अगर आप किसी एक ही यूनिट के 2 पार्ट को टोटल करोगे, चाहे उनके मेन यूनिट को टोटल करो या उनके एवरेज को करो, निकल के तो 1 सिंगल यूनिट ही आएगी ना। अब ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है, अगर आपको एपीसी निकालना है तो एपीसी निकालने के लिए एपीएस को माइनस कर दो 1 में से, ये देखो, और अगर एपीएस निकालना है तो 1 में से एपीसी को माइनस कर दो, 2 फॉर्मूले बन गए, कैसे भी निकाल लो। ठीक है, बिकॉज इनकम इज ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग। बोल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, या तो इनकम आप सेविंग के लिए यूज करोगे या कंजम्पशन के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास नहीं ना। तो फिर नेक्स्ट देखो, देखो आप अगर हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, हमारे वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो ये श्योर है कि आपको डाउट आएगा ही। तो अगर आपको एक भी डाउट आता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप क्या करो, पेन और पेपर ले लो, उसको लिख लो, क्योंकि ना हम ना डाउट को माइंड में रखेंगे तो भूल जाएंगे। तो डाउट को पेन और पेपर लेके लिख लो, फिर आप क्या करो, हमारी वेबसाइट पर जाओ www.muft.shiksha, उसमें ना हमने एक आपको कॉलम दिया आस्क माई क्वेश्चन कॉलम, उसके अंदर आप आपके डाउट पूछो, और आपके कितना भी बड़ा डाउट हो आप वहाँ पूछ लो। आपको एक तो उसके बदले में क्या मिलेगा, आंसर तो मिलेगा ही, और रिवॉर्ड में कॉइन्स भी मिलेंगे। ठीक है, और जो ये आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे या जो आपको लेसन पढ़ाए जा रहे हैं ये 100% फ्री हैं, आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे चैनल पे 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं, हम इस मुहिम में हैं। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी करवाएंगे, जैसा कि मैं हमेशा हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन वो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ही काम आएंगे। ठीक है, और आपके आने वाले सीयूटी एग्जाम में भी काम आएंगे, तो ध्यान से पढ़ा करें उन्हें।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप हमसे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मैं आपसे अभी हो ही रहा हूँ कनेक्ट, ये क्या है, टेलीग्राम और लिंक्डइन। इनमें से आप किसी भी सोशल मीडिया पे 1 2 3 4 5 6 जगह हैं हम, इन 6 में से किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे नेम MUFT मुफ्त DOT शिक्षा मुफ्त डॉट शिक्षा नेम को सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। डॉट की जगह आपको पॉइंट नहीं लगाना है, DOT डॉट लिखना है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखो बताता हूं मैं आपको। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि आप इस QR कोड को स्कैन कर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं और इस QR कोड को किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिए ताकि जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी वीडियोस के थ्रू पढ़ सके। उन्हें बताइए कि हम कोई कोर्स सेल नहीं कर रहे हैं, हम अभी एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो बेझिझक होकर आपके सारे डाउट पूछिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या यूं ही आपके साथ बना रहूँगा, एग्ज़ाम से पहले भी, एग्ज़ाम के टाइम भी और एग्ज़ाम के बाद भी और न्यू एकेडमिक सेशन में भी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मौसम से खुद को और आपके परिवार को बचा के रहिए और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या।